हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो न्यूट्रिशन इन एनिमल इंक्लूड्स करता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। हमें पता है कि हमारे फूड में बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, साल्ट, रफेज एंड वाटर, है ना। बट जो ये न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि यू कैन से इट इन अ लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, अब जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं हम लोग एज अ इट तो इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हमारी बॉडी में, है ना। सो हमें क्या नीड होती है कि हमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, इसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की नीड होती है। पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कि लुक एट हियर, ये सपोज दैट कोई आपका एक बिग मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब इस एज इट फॉर्म में जब हम इसे नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे, नहीं यूटिलाइज कर पा रहे, तो हमने क्या नीड होगी, पहले कि इसको ब्रेक डाउन करना है सिंपल फॉर्म में। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना है। ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, जैसे कि एक चेन दे रखी है। ठीक है, अब जो चेन दी हुई है तो ये क्या एक दूसरे से ज्वाइंट है ना। अब जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए ना। सो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया। ओके, तो ये प्रोसेस जिसमें कि फूड के जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनका सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है, प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। Okay, the breakdown of complex components food into simpler substances is called digestion. And you can say it कि conversion या breakdown of complex molecules into simple molecule. Okay, now अब हमें पता है कि जो हमारे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो लिविंग बींग्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के मोड ऑफ फीडिंग होती है। ठीक है, जैसे कि बीज है, हमिंग बर्ड से, वो क्या करते हैं, प्लांट्स या फ्लावर के नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस, है ना। तो नेक्टर को ईट करते हैं, है ना। तो नेक्टर को कैसे ईट करते हैं, बाय द शकिंग, ठीक है ना, उसको चूज करके। और जो ह्यूमन बींग्स हो गए या अदर एनिमल्स, उनके इन्फेंट्स होते हैं, उनके जो बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने मदर के मिल्क को क्या करते हैं, फीड करते हैं। स्नैक्स हो गए, पाइथन हो गए, ठीक है, ये अपने फूड को क्या करते हैं, अपने फूड को सीधे से swallow कर देते हैं, निगल देते हैं। ठीक है, और जो कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके आसपास जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स रहते हैं उनको फिल्टर करते हैं एंड उनको फीड करते हैं। वैसे ही आपके अदर एग्जांपल दे रखे हैं, स्नेल, स्नेल क्या करता है, ग्रास ईट करता है, कैसे करता है, च्यू करके। आंट है, इंसेक्ट ईट करती है बाय द स्क्रैपिंग। ईगल जस्ट लाइक स्नेक, वो क्या करते हैं, अपने फूड को, अपने प्रे को swallow करते हैं। हमिंग बर्ड नेक्टर को ईट करते हैं बाय द सकिंग। लाइस ब्लड ईट करते हैं बाय द सकिंग। मॉस्किटो ब्लड ईट करते हैं बाय द सकिंग। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई नेक्टर को ईट करते हैं बाय द सकिंग। एंड हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई क्या करती है, डिकेइंग मैटर या वेस्टेज जो मटेरियल्स रहते हैं उनको ईट करते हैं बाय द सिफोनिंग या ब्रीविंग। एंड एक अदर एग्जाम्पल आपका दे रखा है स्टारफिश। स्टारफिश क्या करती है, स्टारफिश ऐसे एनिमल को फीड करती है जिसका जो कैल्शियम कार्बोनेट्स के हार्ड खोल द्वारा कवर रहता है। ठीक है, ऐसे एनिमल को फीड करती है वो। ठीक है, ऐसे कैसे एनिमल को, जिनकी जो बॉडी है वो कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड सेल से कवर रहती है। ठीक है, जब ये सेल ओपन हो जाता है, ठीक है ना, जब ये सेल ओपन हो जाता है, जो इस सेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल रहता है इसको ईट करने के लिए स्टारफिश क्या करती है, अपने मुंह से, ठीक है, अपने मुंह से अपने स्टमक को बाहर लाती है। ठीक है, एंड फिर बाहर लाने के बाद जो फूड है उसको धीरे धीरे से अपने स्टमक के साथ अंदर लेके जाती है एंड धीरे धीरे उस फूड को डाइजेस्ट करती है। ओके, फिर आपका डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस क्या करते हैं, माउथ के थ्रू हम लोग मुंह इनटेक करते हैं, है ना, एंड उसको डाइजेस्ट करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं। और जो अनयूज्ड पार्ट्स रहता है या अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है उसको हम डिफेक्टेड कर देते हैं, मतलब अपने बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। अब जो हमने फूड ईट किया वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस कैनाल के थ्रू पास होता है, जो स्टार्ट होता है बकल कैविटी से एनस तक। ओके, जैसे कि देखिए, बकल कैविटी को माउथ भी कहते हैं। ठीक है बेटा, जो माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है, माउथ से लेकर एनस तक जो भी आपका कैनाल है उसे का एक साथ क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या यू कैन से डाइजेस्टिव गट।
प्रोसेस जिसमें कि हम लोग फूड अपने माउथ में लेते हैं, बकल कैविटी में लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। ओके, अब हमने फूड को अपने माउथ में लिया है ना, तो माउथ के अंदर क्या होता है? टीथ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती है, टंग होती है, जो हमारे फूड डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, बकल कैविटी या फिर माउथ से हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब प्रॉपर डाइजेशन के लिए हमें क्या नीड होगी कि हम अपने फूड को प्रॉपरली च्यू करें। अब च्यू करने में कौन हेल्प करता है? टीथ। टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, ये आपका लोअर जॉ का फिगर दिखा रखा है। ठीक है, जिसमें कि इंसिजर का वर्क क्या रहता है? कटिंग एंड बाइटिंग। ठीक है, ये फूड को कट करती है एंड बाइट करती है। अब इनके नंबर्स कितने होते हैं? लोअर जॉ में 4 एंड अपर जॉ में 4, टोटल हो गए 8। वैसे ही कैनाइन, कैनाइन का क्या फंक्शन होता है? पियर्सिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड। ये क्या करते हैं? फूड को छेदते हैं, ठीक है, पियर्स करते हैं एंड उसको फाड़ते हैं, टीयर करते हैं। ओके, एंड लोअर जॉ में कितने होते हैं? 2 एंड अपर जॉ में कितने होते हैं? 2, टोटल हो गए 4। जस्ट लाइक दैट। फिर आता है हमारा प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स का फंक्शन क्या होता है? ये फूड को च्यू करते हैं एंड ग्राइंड करते हैं, चबाते हैं एंड उनको पीसते हैं। अब इनके नंबर्स कितने होते हैं? जो प्रीमोलर्स होते हैं लोअर जॉ में 4 होते हैं एंड अपर जॉ में 4 होते हैं, टोटल हो गए 8। वैसे ही मोलर्स लोअर जॉ में 6 एंड अपर जॉ में 6, टोटल हो गए 12। अब इसके फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं? ICPM, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ओके, सो 4 2 4 6 सेम कैसे जाएगा? लोअर जॉ में 4 2 4 6 कितने हो गए? 16 अबव इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ, टोटल 32। सो एक एडल्ट में कितने टीथ होते हैं? 32। नाउ आपने मिल्क टीथ के बारे में सुना होगा। मिल्क टीथ किसे कहेंगे? कि जैसे जैसे एक बेबी जैसे जैसे डेवलप होता है, बड़ा होता रहता है, उनके क्या होते हैं? टीथ डेवलप होते हैं ना। टीथ आने के बाद वो धीरे धीरे 6 से 8 साल के बीचों बीच वो क्या करते हैं? गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। और ये मिल्क टीथ क्या दूसरे टीथ से क्या हो जाते हैं? रिप्लेस होते हैं, जिसे कहते हैं परमानेंट टीथ। ओके, जो परमानेंट टीथ होते हैं ये अपने हमारे थ्रू आउट लाइफ तक बने हुए रहते हैं, बट किसी रीज़न से, सच लाइक अ डेंटल डिजीज हो सकता है, पायरिया हो सकता है, टूथ डिके हो, है ना, इनकी वजह से ये टीथ हमारे मुंह से टूट सकते हैं, या फिर हमारे टीथ में हेड टूथ हैक होने की वजह से हम लोग डेंटिस्ट से इनको रिमूव भी करवाते हैं। नेक्स्ट है आपके माउथ में आता है सलाइवरी ग्लैंड। ओके, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ये किस चीज़ का सिक्रेशन करती है? सलाइवा। ठीक है, जो आप लोग फील करो, जो हमारे मुंह में जो वाटरी जो ऑब्जेक्ट है फील हो रहा है, वाटरी वाटरी, जिसे हम कहते हैं स्पूटम एंड यू कैन से इट थूक, है ना। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है सलाइवा का सिक्रेशन करती है, जो वाटरी ऑब्जेक्ट हमारे मुंह में प्रेजेंट है ना। इस सलाइवा में 2 टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या फिर जूस होते हैं, जिसे कहते हैं एमाइलेज एंड लाइपेज। ओके, जो सलाइवा में ये 2 प्रकार के आपके एमाइलेज एंड लाइपेज प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, दैट मीन्स कि ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। लिखिए हियर, saliva contain digestive enzyme that is amylase and lipase which digest the carbohydrates, that means कि it converts starch into sugar. ओके, नेक्स्ट है आपका माउथ का पार्ट टंग, है ना। टंग जो होता है एक फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो हमारे बकल कैविटी, जो हमारे माउथ के बैक में फ्लोर से अटैच रहता है। जो टंग का आगे का जो फ्रंट पोर्शन रहता है वो फ्री होता है, एंड जो आगे का पोर्शन है वो सारे के सारे डायरेक्शन में मूव करने के लिए एबल होता है। ओके, टंग हमें टॉकिंग के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, एंड इनके अलावा टंग का क्या फंक्शन रहता है? जो हमारे फूड में जो टेस्ट होता है, ठीक है, कि भाई फूड बीटर है, सोर है, साल्ट है, स्वीट है, ठीक है, इसको भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, टंग के जो ये डिफरेंट रीजन दिए गए हैं जो हमारे फूड की टेस्टिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि बैक रीजन है, ये क्या होता है? बीटा टेस्ट को
डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये वाले रीजन हो टेस्ट को। बिटर, आप जैसे कि आपने बिटर गार्ड खाया, ठीक है, तो बिटर गार्ड आपको कैसा फील हो रहा है कि भाई ये कड़वा है, जब हम लोग टंग का जो रीजन है उसी से तो आइडेंटिफाई हो रहा है, उसी से तो हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं। फिर जैसे कि हम लोग लेमन खाते हैं, ठीक है, लेमन को अगर आप ऐसे ही टेस्ट करो उसकी ड्रॉप को, ठीक है, तो उसके टेस्ट कैसे होता है, सोर्स ऑफ टेस्ट होता है ना। वैसे ही अगर हम किसी नमकीन हो गया है ना, या फिर जैसे कि हम लोग दाल लेते हैं तो क्या उनमें साल्ट ऐड करते हैं, तो साल्टी टेस्ट किससे आता है, टंग के इस रीजन से। ओके, फिर जो फ्रंट टिप वाला रीजन है, इससे किस चीज़ का टेस्ट आता है, फूड के स्वीट होने का टेस्ट आता है। ठीक है, फूड मीठा है, ठीक है, टंग के टिप वाले रीजन से डिटेक्ट हो पाता है। इसके अलावा टंग किस चीज़ में हेल्प करता है, सॉरी, जो ये टंग जो हमें टेस्ट करने में जो हेल्प कर रहा है, किसके हेल्प से करता है, टेस्ट बर्ड्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, टेस्ट बर्ड्स की हेल्प से। ओके, ये टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, ये टीनी स्मॉल बम्प्स होते हैं ये, ठीक है, जस्ट लाइक यू कैन से, आप अपने टंग को एग्जामिन करना है, इस टाइप के टीनी बम्प्स प्रेजेंट होते हैं, टीनी बम्प्स। ओके, जिसे कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। एंड इसके अलावा टंग किस चीज़ में हेल्प करती है, टंग जो हमने फूड लिया है, ठीक है, अब हमारे टीथ ने उसको च्यू कर दिया है ना, च्यू करने के बाद सलेवा क्या करेगी, उस फूड को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करती है एंड उसको स्वैलो करने में भी हेल्प करती है। एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जो हमने फूड लिया है उसको च्यू किया है, सलेवा के साथ मिक्स भी हो गया है, देन उस फूड को क्या कहेंगे, बोलस। क्या कहेंगे अब उस फूड को, बोलस। ओके, नाउ अब फूड माउथ से होते हुए कहाँ ट्रेवल करता है, ईजोफेगस में। बट ईजोफेगस से पहले यहाँ पर एक और आपको चीज़ याद रखनी है, एक यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हेल्पफुल होता है। ठीक है, मतलब ये दोनों पाथवे में कॉमन होता है, दैट्स नॉन एज फेरिंग्स। ठीक है, ये फेरिंग्स एक यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो दोनों के दोनों में हेल्पफुल होता है। ठीक है, फेरिंग्स कॉमन पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसमें कि फूड फेरिंग से होते हुए ईजोफेगस में मूव करता है। ठीक है, एंड एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर क्या होता है, ये प्रेजेंट विंड पाइप, यू कैन से लैरिंग्स। ठीक है, अब हमने कहा कि फेरिंग्स क्या है, दोनों पाथवे में सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो ये भी तो हो सकता है कि जो हमने फूड इनटेक किया है ना, जो बोलस हमारे मुंह में है, वो हो सकता है कि आपके विंड पाइप में जाए, ठीक है, आपके लैरिंग्स में जा सकता है। तो यह फूड आपके लैरिंग्स में ना जाए, विंड पाइप में ना जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ओके, एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस क्या इंश्योर करता है, एपिग्लोटिस इंश्योर करता है कि जो आपका बोलस है वो विंड पाइप में ना जाके ईजोफेगस में जाए, फूड पाइप में जाए। ओके, सो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है एपिग्लोटिस एंड फेरिंग्स के बारे में। नाउ जो आपका ईजोफेगस होता है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, एंड इसमें एक इंस्पेक्टर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स कि सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे फूड जैसा आप बोलस जो आपके ईजोफेगस में आ चुका है उसमें एक मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। यू कैन सी हियर, ये ईजोफेगस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मूवमेंट हो रहा है, इनकी ईजोफेगस के मसल्स में मूवमेंट होता है, दैट्स नॉन एज पेरिस्टाल्टिक या फिर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में क्या होता है कि जो हमारा जो बोलस हमारे ईजोफेगस में आया है, जैसे कि वो आगे की ओर मूव करेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि ये ईजोफेगस पे फूड पाइप की यहाँ पर आगे मूव हुआ है, तो यहाँ पर जो ये मसल्स है क्या एक्सपेंड हो रही है, दैट मीन्स कि फैल जा रही है। जैसे ही ये फूड आपका आगे के लिए और आगे आएगा, तो जो एक्सपेंडेड जो यहाँ पर जगह थी ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब अपने पुरानी पोजीशन में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। ठीक है, देखो सपोज दैट ये आपका ईजोफेगस है। ठीक है, अब ईजोफेगस से हम यहाँ से आपका फूड
फूड, दैट मीन्स कि बोलस ने इंटर किया, है ना। अब जब ये इज़ोफेगस की यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो पहुँचने पर ये जो जगह थी ये क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, मतलब ये फैल जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये फूड आगे की ओर मूव करेगा वैसे ही जगह क्या हो जाएगी, अपनी पुरानी पोजीशन में वापस चली जाएगी, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये आगे पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये फिर से ये जगह एक्सपेंड हो जाएंगी। जैसे ये फुट आगे मूव करेगा ये अपनी जो उसकी पोजीशन थी पहले से अपनी पोजीशन में चला जाएगी, जो उसकी पहली पोजीशन थी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इज़ोफेगस से होते हुए हमारा फूड कहाँ जाता है, स्टोमक में। ओके, स्टोमक है, स्टोमक में यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है। ठीक है, म्यूकस सिक्रेट करता है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है स्टोमक। ओके, जो स्टोमक होता है फ्लैटेड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड फ्लैटेड जे शेप का। ठीक है ना, जे शेप का देखो बन रखा है ना, जे शेप का, जे शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, इसका एक एंड फूड पाइप दैट मीन्स इज़ोफेगस से कनेक्ट रहता है एंड एक एंड किससे कनेक्ट रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है एक एंड इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एक पार्ट होता है उसे कहते हैं डियोडिनम। ओके, ये किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ये। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम से कनेक्ट रहता है ये। अब जो स्टोमक की इनर लाइनिंग है उन्होंने सिक्रेट करते हैं म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। इनका फंक्शन क्या होता है, म्यूकस स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, जो हमारे फूड के साथ जो बैक्टीरिया इंटर किए हमारे स्टोमक में उनको किल करने में हेल्प करता है। एंड और ये क्या हेल्प करता है, जो हमारा स्टोमक है उसको एसिडिक मीडियम बनाने में हेल्प करता है, ताकि जो आपका डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है, वो डाइजेशन में हेल्प कर पाए। ठीक है, मतलब अच्छे से अपना डाइजेशन का वर्क कर पाए, तो ये डाइजेस्टिव जूस के एक्ट के लिए भी हेल्प करता है। ठीक है, अब जो डाइजेस्टिव जूस हमारे स्टोमक ने सीक्रेट किया है वो किस चीज़ का ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन का। ओके, तो स्टोमक में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। ओके, एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, जैसे ही बोलस आपके स्टोमक में इंटर करता है तो ये इस फूड को हम क्या कहेंगे, काइम। अब हम इसे क्या कहेंगे, इस फूड को काइम। जो बोलस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, बोलस को अब क्या कहेंगे हम, काइम, जब ये हमारे स्टोमक में चला जाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि स्टोमक से अब ये फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, डियोडिनम में। ओके, कौन से पार्ट में, डियोडिनम पार्ट में। ठीक है, अब जो डियोडिनम है हमारे यहाँ पर अब 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। वो कौन कौन से होते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। ये क्या होती है, एसेसरी ग्लैंड्स होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, जो हमारा लीवर है ये सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। ठीक है, लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। ठीक है, जो टेम्परेरी गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। जैसे ही हमें बाइल जूस की ज़रूरत होती है गॉल ब्लैडर इसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर इसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है तो पहले ये कहाँ जाएगा, बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट से होते हुए ये डियोडिनम में जाएगा। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में जाएगा, डियोडिनम में। तो डियोडिनम एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन से इनके जूसेस को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन कर रहा है। ठीक है, इसमें टेम्परेरी स्टोर रहेगा गॉल ब्लैडर में, नीड होने पर बाइल डक्ट से होते हुए वो डियोडिनम में आएगा। ठीक है, बाइल जूस का फंक्शन क्या होगा, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है। किस चीज़ में क्या करता है, ये फैट का ब्रेक डाउन करता है। ओके, फिर आपका थर्ड वन है पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज है ये स्टोमक के पीछे लोअर पार्ट में सिचुएटेड रहता है। ठीक है, अब पैनक्रियाज भी पैनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, पैनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन होगा लेकिन कहाँ होगा, ये भी कहाँ डालेंगे, डियोडिनम में। ठीक है, पैनक्रियाज का पैनक्रेटिक जूस कहाँ रिलीज होता है, डियोडिनम में। ठीक है, देखो डक्ट आप देख रहे होंगे
ये डक्ट देखो, जीडीपी है ना, बाइल डक्ट देखो, तो ये ड्यूोडेनम में ही अपना सिक्रेशन को सिक्रेट करता है, जिससे कि जो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पेनक्रियाटिक जूस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं वो? ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है, एंड लाइपेज होता है वो फैट का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो ड्यूोडेनम ऐसा पार्ट है जहाँ पर लीवर, दैट मीन्स कि गाल ब्लैडर, पेनक्रियाज एंड स्टोमक से सिक्रेशन को रिसीव किया जाता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 1 आवर तक यहाँ पर फूड वेट करता है। देन यहाँ पर डाइजेस्ट होने के बाद फूड इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या करता है? इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करता है। ठीक है, अब जो पार्शियली जो डाइजेस्टेड फूड था, ठीक है ना, उसको कंप्लीट डाइजेशन ब्रेक डाउन करता है स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइनल का जो जूस होता है वो फूड का कंप्लीट डाइजेशन करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या रहता है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है, थिन रहता है, ठीक है, एंड लॉन्ग होता है। ठीक है, इसका लेंथ कितनी रहती है? 7.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है कि हमने कहा कि यहाँ पर फूड के सारे कंपोनेंट्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन में क्या होगा? जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि ब्रेक डाउन हो जाता है, शुगर सच एज ग्लूकोज। ओके, एंड जो फैट होता है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो इनके सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंट्स होते हैं। ओके, प्रोटीन्स किस में ब्रेक डाउन होता है? एमिनो एसिड्स में। ओके, जो ये चीज़ें दिखा रही है बट आपको, इससे शुगर है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड्स, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स के सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं वो। अब जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड रहेगा, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स में। किसकी ब्लड वेसल्स में? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल की ब्लड वेसल्स में। ठीक है, जिस प्रोसेस को कहेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसे कहेंगे? जब हमारा डाइजेस्टेड फूड जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, सिंपल सब्सटेंस में जब ब्रेक डाउन हो गया है फूड्स का, तब वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ब्लड वेसल्स में जब पास होते हैं तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स होती हैं उनमें हजारों, 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोस होती हैं। ठीक है, आउटग्रो दैट मीन्स कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे कि फिंगर्स के स्ट्रक्चर्स होता है वैसे ही वहाँ पर फिंगर लाइक आउटग्रोस होती हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं विलाई। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? विलस। ये 1 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, एंड जो ये विलाई है इसका क्या फंक्शन होगा? विलाई का फंक्शन रहता है ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाता है। अब आपने कहा कि सरफेस एरिया बढ़ाता है, मतलब कि जो अगर जितने ज़्यादा विलाई प्रेजेंट होंगे, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, इस टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं विलाई। ओके, इन विलाई में अंदर से क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब जितने ज़्यादा ये विलाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे? सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। सरफेस एरिया मतलब जैसे कि फूड पार्टिकल्स आए, तो अब सरफेस फूड पार्टिकल्स, अब जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतना ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन होगा ना, उतने ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड के मटेरियल्स, पार्टिकल्स स्पेस ऑक्यूपाइड करेंगे, है ना। अब देखो, अब जब अगर सपोज दैट हमारे यहाँ पर ये एरिया है, ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं ना, कोई भी पार्टिकल्स। लेकिन अगर यही एरिया अगर हमारा इतना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आएंगे, है ना। तो ये विलाई होते हैं, विलाई सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन के जो रेट है वो ज़्यादा हो। जो प्रत्येक व्हीलस होता है, एक एक व्हीलस में क्या होता है? नेटवर्क, इनमें क्या होता है? थिन
नेटवर्क प्रेजेंट होता है एंड इनमें स्मॉल ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है क्लोज टू इट्स सरफेस। ठीक है, विलस के सरफेस पर नेटवर्क लाइक थिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सपोज दैट अगर आप एक फिगर देखो तो इसके अंदर जिसकी सरफेस है, ठीक है, इनमें क्या होगा, सरफेस क्या होता है, सरफेस इनमें क्या होता है, ये थिन ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यू में, यू में। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपको विलस में दिखाई देगा। अब जो ये विलाई का जो सरफेस है ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर जो ये अब एब्जॉर्ब किए गए सब्सटेंसेस है, ठीक है ना, ये ट्रांसफर किए जाते हैं बाय द ब्लड वेसल्स। कहाँ पर, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे। ओके, जहाँ पर इनका यूज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाने में किया जाता है, जैसे कि प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट किस चीज़ के लिए होती है, बॉडी बिल्डिंग में रिक्वायरमेंट होती है ना बॉडी के लिए, तो प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने में हेल्प हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन, जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड वेसल्स की हेल्प से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में पहुँचाया जाता है एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बिल्ड करने में हेल्प की जाती है, उसे कहते हैं एसिमिलेशंस। ओके, अब जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जो सेल्स होती है, सेल में क्या होता है कि जो ग्लूकोज रहता है, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, वो ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक होने के बाद ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, एनर्जी रिच सोर्सेज होते हैं ना। ओके, एंड जो फूड जो अनडाइजेस्टेड हो गया, जो अनअब्जॉर्ब रह गया, वो क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वाइडर होता है एंड शॉर्ट होता है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो चौड़ा होता है एंड छोटा होता है। ठीक है, इसका साइज कितना होता है, 1.5 मीटर लेंथ होती है इसकी। इसका फंक्शन क्या होगा, जो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स रहता है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो आपका फूड मटेरियल्स होता है उसमें से वाटर को और साल्ट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जिसमें बचा खुचा सा जो वाटर एंड साल्ट रहता है उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ये। और जो बचा वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको रेक्टम में पास कर देता है। ठीक है, एंड रेक्टम में जो ये वेस्ट मटेरियल्स होता है किस फॉर्म में स्टोर रहता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में ये रेक्टम में स्टोर रहता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, फीसेस, एंड यू कैन से इट स्टूल। ठीक है, जो फीकल मैटर रहता है इसको एनएस के थ्रू रिमूव किया जाता है टाइम टू टाइम, दिस कॉल्ड इज इजेशंस। ओके, आपको पता है जैसे कि मॉर्निंग में फ्रेश अप होने जाते हैं ना, तो उस जो हम लोग मॉर्निंग में फ्रेश अप होने जाते हैं, ठीक है, जो सेमी सॉलिड मैटर्स को हम रिमूव करते हैं, ठीक है, वो क्या रहता है, वेस्टेज मटेरियल रहता है जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है, किसकी हेल्प से हम लोग उसको रिमूव करते हैं, बाय द एनस। ओके, लुक एट हियर, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर किया। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या फंक्शन किया कि भाई जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो साल्ट था, जो वाटर था, उसको एब्जॉर्ब किया। अब जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो वेस्टेज मटेरियल था, उसको आगे पास किया। ठीक है, पास किस मूवमेंट में किया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से। ठीक है, जिसमें कि रिलैक्शन एंड कॉन्ट्रेक्शन होता है। ठीक है ना, ये पेरिस्टालिसिस मोमेंट हमारे पूरे गट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एज़ोफेगस में भी होता है, स्टमक में भी होता है, ठीक है, डिओडिनम में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है एंड रेक्टम में भी होता है। जब तक कि ये पूरी प्रोसेस नहीं होती, ये हमारे पूरे डक्ट में प्रेजेंट होता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ओके, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की हेल्प से वेस्टेज मटेरियल रेक्टम में ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पर ये वेस्टेज मटेरियल सेमी सॉलिड फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को एनएस के थ्रू
रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, एक बार मैं आपको समरी बता देती हूँ कि हमने फूड को इनटेक किया बाय द माउथ या बकल कैविटी, जिस प्रोसेस को कहते हैं इजेशंस, जिसमें कि फूड को प्रॉपर चॉ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, ठीक है। एंड सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन करती है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन होने के बाद टंग हेल्प करती है सलाइवा और फूड को मिक्स करने में, उसको आगे पास करने में, ठीक है, स्वैलो करने में। टंग के आपको मैंने फंक्शन बता दिए हैं। फिर ये बोलस हमारे फेरिंग से होते हुए यूजोफेगस में जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक विंड पाइप प्रेजेंट होती है, जिसे लैरिंक्स भी कहते हैं, ठीक है। फेरिंग्स एक कॉमन पाथ होता है रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, ठीक है ना। अब एपिग्लोटिस इंश्योर करता है कि भाई जो हमने आपका बोलस है वो विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। यूजोफेगस में जाने के बाद यहाँ पर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, जिसकी हेल्प से फूड डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है, जिसमें कि फूड को बोलस को स्टोमक में पहुंचाया जाता है। स्टोमक अपने डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेशन करती है, ठीक, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, ठीक है, एंड डाइजेस्टिव जूस, दैट मीन्स कि पेप्सिन। ओके, अब इसके बाद यहाँ सिक्रेशन करने के बाद जब इन्होंने अपना एक्शन उस बोलस पे दिखा दिया, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, काइम में, ठीक है। तो हम अब इसे क्या कहेंगे, काइम, ठीक है। ये कौन सा डाइजेस्टिव जूस रहता है, पेप्सिन, जो हेल्प करता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। पहले किस चीज़ का हुआ, कार्बोहाइड्रेट, देन किसका होगा, प्रोटीन का। ओके, अब हमने कहा कि स्टोमक का एक पार्ट ईजोफेगस से कनेक्ट रहता है एंड एक पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पार्ट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ड्यूओडेनम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज एंड स्टोमक से सिक्रेशन को रिसीव किया जाता है, ठीक है। अब हमने कहा एसेसरी ग्लैंड से लीवर, ठीक है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, जो टेम्पररी गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। नीड होने पर बाइल डक्ट से इस जूस को सिक्रेट किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि जो बोलस में जो फैट प्रेजेंट होता है उसका ब्रेकडाउन किया जाता है। इसी तरह जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, कहाँ करेगा, ड्यूओडेनम में, ठीक है। अब यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस क्या करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन करते हैं। देन यहाँ पर ये एक्शन होने के बाद ये फूड का मूवमेंट होता है किस तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करेगा, जो फूड का जो सारे के सारे पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड थे उनका कंप्लीट डाइजेशन करेगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड थे उनको ब्लड वेसल्स की हेल्प से पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाएगा। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए विलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ठीक है। ब्लड वेसल से पास होने के बाद वो कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जाएगा। डिफरेंट ऑर्गन में जाने से वो क्या होंगे, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का बिल्डअप करेंगे, जो हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शन में हेल्प करेंगे फिर, ठीक है। और फिर जो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन के में पास हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या रहेगा कि वो जो अनअब्जॉर्ब जो फूड था उसमें से जो साल्ट और जो वाटर प्रेजेंट था, रिमेनिंग जो साल्ट और वाटर प्रेजेंट था उनको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होगा और जो अनअब्जॉर्ब फूड था वो रेक्टम में जाएगा। रेक्टम में वहाँ पर सेमी सॉलिड फॉर्म में वो स्टोर रहेगा, जिससे कि एनस के थ्रू टाइम टू टाइम एक्सक्रीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है। एंड आपका एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को, जबकि इसकी 7.5 मीटर लेंथ है एंड लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी 1.5 मीटर लेंथ है ना। तो अब जब इन दोनों की लेंथ जब इसकी ज़्यादा है और लार्ज इंटेस्टाइन की कम है, तो इसको स्मॉल क्यों कहा गया, इसको लार्ज क्यों कहा गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट्स विड्थ, ठीक है, विड्थ की वजह से, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी विड्थ कम होती है एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया, ठीक है। तो ये आपकी समरी थी डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स।
फिर आपके पास डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है? हमने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो घास को खाते, जो ग्रास को खाते, जैसे कि काउज है, बफेलोज है, वो कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, जबकि वो उस टाइम पे खा भी ना रहे हों तो उस टाइम पे भी वो कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये होता क्यों है कि जो ये काउज रहती है, बफेलोज रहती हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स रहते हैं, जो कोई भी एनिमल्स ग्रास ईट करते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रास को जल्दी से swallow कर देते हैं। ठीक है, एंड अपने स्टोमक के एक पार्ट में स्टोर कर देते हैं, उस पार्ट को क्या कहेंगे, रूमेन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या कर जल्दी से अपने ग्रास को swallow कर देती है। ठीक है, swallow करने के बाद ये कहाँ स्टोर करती है उन्हें, रूमेन। रूमेन कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द इजोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पर स्टोर कर, जब ये फूड आ जाता है, ठीक है, तो ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, तब इसको क्या कहेंगे, कर्ड। क्या कहेंगे इसे, कर्ड। ठीक है, जब रूमेन में पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है ये फूड, तब उसे कहेंगे कर्ड। अब फूड का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रास। ओके, फिर उस कुछ समय बाद, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, जो ये कर्ड होता है, ठीक है ना, जो यहाँ पर कर्ड प्रेजेंट होता है, दोबारा से बैक टू माउथ को रिटर्न किया जाता है। ठीक है, माउथ पे जहाँ किस फॉर्म में, स्मॉल लम्प्स में, छोटे छोटे गुच्छों में। ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में ये माउथ में रिटर्न किया जाता है। ठीक है, फिर से ये एनिमल क्या करते हैं, फिर से इनको च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, चबाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। ओके, और जो रूमिनेशन प्रोसेस करने वाले एनिमल्स को कहते हैं रूमिनेंट्स। जो एनिमल्स इस टाइप का फूड को इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स। ओके, अब हमें पता है कि ग्रास में क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स है ना। अब हमने कहा कि रूमेन में ये पार्शियली डाइजेस्ट होता है, तो कौन हेल्प करता है इसके डाइजेशन में, रूमेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बड़ा सा लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, सीकम। ठीक है, जिसे कहते हैं सीकम। ओके, जैसे कि हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इजोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीचों में। ठीक है, जैसे कि रूमेन था ना, रूमेन कहाँ प्रेजेंट था, इजोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में था ना, बिटवीन द इजोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। बट हॉर्स एंड रैबिट की कंडीशन में क्या होगा, रूमेन की जगह पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकम। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीकम। तो इस सीकम में भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड जो सेल्यूलोज ग्रास में प्रेजेंट होता है, इन्हें हम ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते, दैट्स वाई हम लोग ग्रास को ईट नहीं करते हैं। हमारे बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करें। ओके, नेक्स्ट है आपका फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। ठीक है, अमीबा में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड राउंडेड एंड डेंस न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है, एंड इसमें स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। अमीबा के साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, या देखो साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म के बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए जो राउंडेड होती है एंड डेंस होता है, जो घना होता है। ठीक है, एंड इनमें साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अमीबा में ना माउथ है ना डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, बट ये क्या करते हैं, ये अमीबा क्या करते हैं, ये अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, अपने शेप एंड पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। ठीक है, इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट। ठीक है, जो हेल्प करता है मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में। ठीक है, जो आप देख रहे हो स्यूडोपोडिया,
जो फिंगर लाइक आपका प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, इन्हें कहते हैं स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट। ये अमीबा को मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे ही अमीबा अपने आसपास कोई फूड पार्टिकल्स को फील करता है, वैसे ही क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को घेर लेता है। ठीक है, जैसे ही अमीबा ने अपने फूड पार्टिकल को फील किया, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने स्यूडोपोडिया को इसके बाहर फैला देंगे। ठीक है, धीरे धीरे इतना ये बाहर आया, धीरे धीरे उसको इनगल्फ कर देते हैं। इनगल्फ करने के बाद जो यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, वो उनको ट्रैप कर देती हैं। ठीक है, अब जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूस फूड मटेरियल्स पर अपना वर्क करती है एंड उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, एंड उनका डाइजेशन करती है। ठीक है ना, धीरे धीरे ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है एंड वो अमीबा इसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब जो अनअब्जॉर्ब फूड था, ठीक है, अमीबा में जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो फूड मटेरियल्स इन्हीं वैक्यूल्स के थ्रू बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं, एक्सपेल कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर फूड एब्जॉर्ब मटेरियल्स था, वो अमीबा किस चीज़ के लिए यूज़ कर देता है, अपने ग्रोथ के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए एंड अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर देता है। ठीक है, जो ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है नॉर्मली सेम होती है। ठीक है, नॉर्मली सारे एनिमल्स में सेम होती है वो। ठीक है, नॉर्मली फूड डाइजेशन होता है एंड नॉर्मली एनर्जी को रिलीज किया जाता है। एंड आपके यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है एंड क्वेश्चन आंसर आप सभी को करवा चुकी हूँ। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो एंड बेटा ट्राई करना जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को लेवल करना है। ठीक है, ये ऑर्गन दिए गए हैं कि भाई ये कौन सा ऑर्गन है, ये कौन सा ऑर्गन है, ये कौन सा ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन है, बाइल डक्ट, ये क्या है, गाल ब्लैडर, स्टोमक, पेनक्रियाज, दैट पोर्शन इज डिओडिनम, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ओके, आपको यहाँ पर डिओडिनम अच्छे से दिख रहा है। ओके, सो इसको लेवल कर देना बेटा। ओके, लेवल करने के बाद आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़रूर सेंड करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइबर टू फैब्रिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।